रात यूं मैं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा में होले से चले बादे नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरी नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टाने। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टाने। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा के संभलते हैं लेके, मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा के संभलते हैं लेकिन, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं है। तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है।
बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। वेरी नाइस। जहाँ जिम्मी जाते हैं वहाँ फैला देते हैं माहौल, जो है ना गरमा देते हैं। और आप संभालेंगे क्या अपने, मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं है, वो शेर जो अगर हो जाता तो क्या बात हो जाती। लेकिन माहौल गरमा दिया है और हम वेलकम बैक करते हैं हमारे नाजरीन को और प्रोग्राम का बकायदा ईद की खुशियों के रंग द मेमन टीवी के संग। और इस वक्त बज रहे हैं रात के 1:15 से भी ऊपर हो गया है और चौथा दिन ईद का दाखिल हो चुका। आपने ड्रेस चेंज कर लिया? बिल्कुल, क्यों? जबरदस्त। और नाजरीन हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने अपनी क्वार्टर उम्र पैदाइश की होती है और 3 क्वार्टर जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो है वो इंडस्ट्री को दिए हैं, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और जब से ये होश संभाला है इन्होंने 22-23 साल की उम्र से इस फील्ड में आ गए। कमर्शियल, प्रोफेशनल, चाहे सोशल हो, हर गैदरिंग में आपको वो साहब नज़र आएंगे। और एक 40 से ज़्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं और माशाल्लाह सब डिलीवर किए हैं। और मेगा प्रोजेक्ट्स इनके हैं, वो उनकी ज़बानी सुनेंगे। हम खुशामदीद कहते हैं जनाब हनीफ गौहर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के रूए रवां CEO सब कुछ हैं। और गौहर का नाम जहाँ आता है वहाँ पायदार, मेयार और लग्जरी लाइफ के लिए आपको पहचाना जाता है। और आपने जिस तरीके से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं और खुशहाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। हनी भाई कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच जी। सर माशाल्लाह लास्ट ईयर देखा था वही सदाबहार खिलता हुआ चेहरा, आज भी वही है। उस टाइम पे आपको रमजान में देखा था जी, और आज ईद डे पे देख रहे हैं। ईद डे पे तकरीबन 1 साल हो गया हमें आपके एक साल में आए हुए। तो आप क्या फील कर रहे हैं? मेमन टीवी HD जो है वो तो तरक्की और माशाल्लाह की है। अली गोडल ने आज, अली गोडल साहब को आप देखिएगा अभी आपके पास आएंगे और हमारे ब्रेक से पहले आपने कहा था फुल गोल्डन हुए हैं आज। और माशाल्लाह ईद की खुशियां जैसे आप बिखेर दी हैं उन्होंने। हमारे गेस्ट आते हैं, आप आए हैं, आप जैसे उनके नाम के साथ गोडियल है तो यकीनन उनका गोल्डन बनता भी है। बेहतरीन बेहतरीन। जैसे वो ऊपर से गोल्डन दिखते हैं इसी तरह से वो अंदर से गोल्डन है। The heart of golden भाई। तो आपके इनके अंदर है कि जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है जी तो वो अली गोडियल से प्यार करती है। राइट। और अगर मैं भी प्यार नहीं करता तो मैं 1:15 बजे रात को आपके स्टूडियो में इस वक्त नहीं होता। आपका बहुत शुक्रिया प्रेशियस टाइम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यकीनन कि मैं मेमन टीवी से और अली गोडियल से मेरा खुसूसी प्यार है, मेरी मोहब्बत है। और मैं उसी मोहब्बत को सामने रखते हुए मैं रात के इस पहर आपके साथ यहाँ बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत है। जहाँ तक आपने अली गोडियल की तरक्की का पूछा जी, तो बिल्कुल यकीन करें कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह से आपने मेरे बारे में बताया कि मैं हर महफिल में मौजूद होता हूँ, चाहे वो सरकारी महफिल हो, चाहे वो निजी महफिल हो, चाहे वो आबाद की महफिल हो, चाहे वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महफिल हो। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा और ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे अली गोडियल के साथ भी मेरी मैक्सिमम उन जगहों पे मुलाकात रहती है। तो वो कम से कम अली गोडियल ने भी अपने आप को जितना सोशल रखा हुआ है, जितने लोगों से इंटरेक्शन रखते हैं। और यकीन करें कि द मेमन टीवी जब स्टार्ट लिया था इन्होंने उस वक्त में, और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में मेमन ने जितनी स्पीड से तरक्की की है और अपना नाम मार्केट में बनाया है, तो यकीनन अली गोडियल और उसकी पूरी टीम, पूरी स्टूडियो के लोग काबिल तहसीन। अल्लाह नजरे बद से बचाए जी। और हनी भाई आप अभी तो FPCCI पहले भी आप रहे हैं, FPCCI के अंदर आप दोबारा पिछले साल हमारी हुकूमत नहीं थी, इस बार हमारी हुकूमत है। सर मैं पहले आया था पाकिस्तान में भी पिछली दफा किसी और की हुकूमत है, किसी और की हुकूमत है। तो ये तो अप्स डाउन चलते रहते हैं। तो जैसे आबाद में तो हम गुज़िश्ता 10-12 साल से कंटिन्यू हमारी हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा बिजनेसमैन पैनल है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहसिन शेखानी साहब जी, उनकी लीडरशिप में आबाद में तो हम कंटिन्यू इलेक्शन जीते हैं जब से। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सामने कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आता। और हम जो है आबाद के भी जिस तरह मैं चेयरमैन गुजरा, और आजकल जैसे हमारे चेयरमैन आसिफ समसम साहब हैं, पिछले चेयरमैन हमारे अल्ताफ़ ताई साहब थे जी जी। तो ये सारे हमारे ग्रुप के और हमारे पैनल के लोग हैं। तो हम जितने चेयरमैन हैं हम इसी तरह से फैसला कर लेते हैं हर साल कि अब इस बार चेयरमैन किसको बनाना है, होना भी यही तो हम उसको लेकर आते हैं। जब इलेक्शन के लिए नहीं है, यूनिटी में ही बरकत है जी। अब मसला क्या है, हुकूमत अब मिसाल के तौर पे किसी की भी होती है, आपने एक चीज़ लॉन्च की है या एक प्रोडक्ट आप या इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, लॉन्च करते हैं, आपका टेन्योर 2 साल का अब हो गया है, पहले 1-1 साल का था। तो अब जो कोई आप किसी चीज़ की बुनियाद रखते हैं उसका इख्तिताम कोई और कर रहा होता है, या अगर आपने किसी का इख्तिताम किया है तो आप नई बुनियाद रखेंगे तो अगला आके उसका इख्तिताम करेगा।
अब इसके अंदर पॉलिसीज यूनिटी वाली होनी चाहिए कि भाई हमने नहीं, इसका इफ्तिताह किया था तो कोई उसका जो है ना इनॉग्रेशन नहीं, कर रहा है। आप जो बात करें यूनिटी तो एक डिफरेंट बात है ना, जी। यूनिटी तो हर ग्रुप की अपनी यूनिटी होती है। हाँ लेकिन जब जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं जी, तो वहाँ पर इलेक्शंस के जरिए आपको आना पड़ता है। सही है। आपकी यूनिटी उस वक्त तक कायम रहती है कि जब अगर आपके सामने कोई ग्रुप दूसरा अपनी हार को शिकस्त तो Oppose में तस्लीम आता करे है, हाँ। और वो ना आए, इलेक्शन ना ले। जी जी जी, तो हम माशाल्लाह 12 साल पहले जब इलेक्शन जीते थे और पहले हमारे चेयरमैन जब मोहसिन शेखानी साहब इलाइट पैनल से बने थे जी और मैं उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट बना था, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमारा इलेक्शन आखिरी इलेक्शन था आबाद के अंदर। बिल्कुल ऐसे और ही। उसके बाद से आज 12 साल से इलेक्शन कर लड़ने हमसे कोई नहीं आया, नहीं आया। वैसे तो हमारे ग्रुप से लड़ने कोई नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये अपने चेयरमैन हर साल बनाते हैं। पॉलिसी मेकर के भी ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, लोग उससे मुत्तफिक हैं। नहीं, यकीनन किसी को- पॉलिसी मेकर से क्या आपके लीडरशिप की सारी क्वालिटी होती है। जी। तो मैंने आपको पहले तस्लीम किया जो हमारे लीडर है मोहसिन शेखानी साहब, उनकी हम्बलनेस है, वो हम्बल इंसान है, लोगों से प्यार हर करते किसी को हैं, चांस मोहब्बत बांटते हैं, तो लोगों को उनकी मोहब्बत को देखते हैं। तो इस वजह से आज दूसरे ग्रुप जो है, ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे ग्रुप का ख्वाब नहीं होता कि हम इलेक्शन जीत कर जी, जी। हम भी बरसर इक़्तिदार आ जाएं। सही, लेकिन उन्हें इस चीज़ का इल्म है कि अगर आज हम मोहसिन शेखानी के ग्रुप के सामने जाते हैं तो उन्हें दूर से नजर आता है कि हमारी मुकद्दर में सिर्फ हार ही हार है। क्योंकि मोहसिन शेखानी को इस इंडस्ट्री में अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो इतने हम्बल हैं, वो दूसरों की इतनी इज्जत करते हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला उनकी भी इज्जत करता है और हम सब भी इज्जत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बिला किसी तफरीक के कि वो कौन सी जबान के लोग हैं, तो उसके अंदर आपको उर्दू स्पीकिंग में मिलेंगे, मेरी तरह के पश्तो स्पीकर भी मिलेंगे, उसको मेमन स्पीकिंग में मिलेंगे, आपके हर किस्म के बंदे जिसमें एबिलिटी नजर आती है, मोहसिन शेखानी उनसे रिकमेंड करते हैं अपने ग्रुप की तरफ से बिल्कुल सही, कि इस मरतबा की चेयरमैनशिप जो तो इनको दी जाए। तो इस वजह से नहीं लड़ती है। और इलेक्शन आप ये देखें ना कि गुज़िश्ता 4 साल से हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में जी। हम इलेक्शन हार रहे थे। हम शुरू के 5 साल पहले इलेक्शन जीते FPCCI में पूरे पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद हम 4 साल हम लोग इलेक्शन हारे और हम नहीं गए फेडरेशन। लेकिन इस मरतबा जो 30 दिसंबर को इलेक्शन था जी जी 2023 के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इतना बड़ा स्वीप किया कि हमने तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड सारे ख़त्म किए। सही। हमने इतनी बड़ी लीड से हम जीते पाकिस्तान का इलेक्शन। तो अब अल्लाह की शुक्र है कि हमारा जो वहाँ का जो हमारा ग्रुप है वो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है, सही है। वो बना था अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ SM मुनीर साहब, जी। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए कि उनकी डेथ हो गई है। और अब उनके जो साहबजादे हैं, हमने वो लेगेसी को कंटिन्यू किया है और SM तनवीर साहब को अपना लीडर बनाया और SM तनवीर साहब हमें लीड कर रहे हैं एज ए पैटर्न इन चीफ। और उनकी लीडरशिप के अंदर हमने इस मरतबा जो है इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में स्वीप किया और अब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तमाम ऑफिस में हमारे अपने ऑफिस बेरर बैठे हुए हैं और हम बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि गोहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स इस टाइम चल रहे हैं और 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसमें मेगा प्रोजेक्ट आपका क्या है? देखिए मैडम, हमने मेगा प्रोजेक्ट अगर आप यहाँ पे जाते हैं मलीर में, तो मैं समझता हूँ कि हमारे को तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार हमने घर बनाए, वहाँ पे बेंगलोस बनाए, गेटेड कम्युनिटी है, ऑपरेशनल है वो? जी सब लोग रह रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। Okay, हमने तो जो nice. आपको बताया ना कि हमने सारे डिलीवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Wow. हम ज़बानी बातों पे यकीन नहीं करते, हम अमल पे यकीन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे सारे डिलीवर हैं, लोग वहाँ पे खुश रह रहे हैं और लोगों ने को 300% पैसे हम वहाँ से कमाए हैं जिन्होंने हमारे बुकिंग की थी। मतलब अगर किसी ने कोई 1 करोड़ का यूनिट हमसे लिया था तो आज 4 करोड़ का यूनिट है उनका। तो एग्जैक्टली। 300% लोगों ने पैसा कमाया वहाँ पे हमसे। जी, और हम- इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिसने इन्वेस्टमेंट की थी उसको फायदा हुआ है और लोग बड़ी खुशी से रह रहे हैं और बड़ी दुआएं देते हैं लोग। सारी प्रोवाइड है, एमिनिटीज 100% जी, तमाम एमिनिटीज हैं, तमाम क्या स्कूल्स हैं। ऐसी कोई खास एमिनिटीज और फैसिलिटीज हैं जो गोहर ग्रुप ऑफ कंपनीज को दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट से डिफरेंट बनाते हैं? आप देखें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना, पानी, बिजली, गैस, वो तो आपको नेसेसिटी है। आजकल Exactly. गैस आपके लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है उसमें लगी हुई है गैस। आपके पानी पूरी कराची में इस टाइम अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे जाके किसी घर वाले से पूछेंगे, हर घर में Sweet पानी water अल्लाह का है, स्वीट sweet वाटर है, लाइन का वाटर है जी। Nice. वो मेन काम है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वहाँ पे जाके आप किसी से चेक करेंगे बिजली नहीं जाती है। नाइस। उसके अलावा जो एमिनिटीज होती हैं, जो पार्क्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तमाम पार्क्स वहाँ पर आपकी जो बेसिक नीड्स है आपकी स्कूल्स की, वो सारे स्कूल वहाँ पे बने हुए हैं, 4 मसाजिद वहाँ पे बनी हुई हैं, क्लब हाउस वहाँ पर बना हुआ है आपके। और जो मैं समझता हूँ कि इंसान को रहने के लिए ज़रूरत ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, नीड ऑफ लाइफ फुल अल्हम्दुलिल्लाह जी फुल फेल है जी वहाँ पर। अल्लाह के बड़ा Okay. शुक्र है, लोग खुश हैं। सही, जबरदस्त। बात जी। यह है कि अभी जो सिचुएशन है जी। मुल्क की, लॉ एंड ऑर्डर को ले लें या हमारी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत डाउन साइजिंग हो गई है, तो लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं।
तो हनीफ गौहर जो है वो पाकिस्तान में क्या कर रहा है? बहुत सारे बिल्डर्स और वो आउट ऑफ कंट्री गए क्यों हैं। भेजना चाह रहे हैं अच्छे लोगों को देखिए, बाहर? हनीफ गौहर इसलिए पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाता कि आज हनीफ गौहर ने इस पाकिस्तान में इज्जत कमाई है, हनीफ गौहर ने इस जबरदस्त, पाकिस्तान से क्या पैसा बात कमाया। और अगर आज मेरा पाकिस्तान अगर किसी मुश्किल में है तो हनीफ गौहर का ये काम नहीं पड़ता कि हनीफ गौहर इस मुश्किल में पाकिस्तान को छोड़कर चला जाए। वाओ, नाइस। आप ये देखें कि हनीफ गौहर क्या था। आपने जैसे कहा तो 35 साल से पहले से हनीफ गौहर तो आप जैसा आम एक आदमी था, एक आम आदमी था। आज हनीफ गौहर अगर हनीफ गौहर बना है तो हनीफ गौहर को पाकिस्तान ने बनाया। और आज जो 40 प्रोजेक्ट हम करते हैं तो 40 प्रोजेक्ट का मतलब है कि बिलियंस के अंदर हम काम कर रहे हैं, हम अरबों रुपए की हम बात करते हैं। तो हम आज अरबों रुपए की बात तो इस पाकिस्तान ने हमें करना सिखाई, पाकिस्तान ने हमें दिए। तो आज यही देखें ना कि हमारी आज 24-25 करोड़ की आबादी है। तो हम जैसे जो लोग हैं जिनके पास 4 टके हैं, ये 4 पैसे अल्लाह के दिए हुए हैं, तो कितने % लोग हैं। लेकिन आप बाकी लोगों को देखें, वो बाकी लोग क्या करेंगे अगर हम जैसे सारे लोग मुल्क छोड़ के चले गए? तो बाकी लोगों को नौकरी कौन देगा, बाकी टैक्स कौन देगा? लेकिन आप ये देखें ना, जो हालात चल रहे हैं, मुल्क के हालात हैं, चाहे वो माशी तरक्की की बात हो या कुछ भी हो, रियल स्टेट सेक्टर से बिल्कुल हाथ उठा लिया गया है, टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। तो इंसान, इसके साथ आपकी अलाइड इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, रियल स्टेट एजेंट्स का जो एक सेक्टर है वो पूरा जुड़ा हुआ है। 1.25 लाख से 1.5 लाख एजेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। कितने लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सर्वाइवल नहीं है। तो आप माशाल्लाह एज ए पाकिस्तानी आप वो उसको देख रहे हैं, तो दूसरे नज़रिए को भी देखें कि वो अपना सर्वाइवल किस तरह करें। अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, लॉन्च नहीं हो रहा, कोई प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है, आपके स्टील प्राइस इतनी बढ़ गई, सीमेंट प्राइस इतनी बढ़ गई है, रॉ मटेरियल इतना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ गया है। लास्ट ईयर 2 साल पहले अगर मिसाल के तौर पर 3,000 3,500 कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी, आज 7,000 रुपये है। तो कैसे सर्वाइवल करेगा? आपने अगर 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बेचा है और आज बिल्ड करना है 7,000 रुपये कॉस्ट है, तो आप किस तरह बनाएंगे? देखिए, कोई भी बिजनेस होता है डिमांड एंड सप्लाई पर होता है जी। अगर आज आपकी डिमांड कम हो गई है और सप्लाई ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर डिमांड इसी वजह से कम हुई है क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है। बिल्कुल, हाँ। अब आप ये देखें कि अगर परचेजिंग पावर नहीं रही है तो आपका जरूरी तो नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपने एक ही काम करना है। भाई डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए बंदा करता है। सही। आप अदर बिजनेस के अंदर जाएं। मैं सिर्फ एज अ बिल्डर काम नहीं कर रहा, मैं अदर बिजनेसेस के अंदर गया हूँ। मैं यहाँ पर गैस में काम कर रहा हूँ, मैं LPG में काम कर रहा हूँ, मैं जो है तो मैं माइन एंड मिनरल्स के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटलिटी में हिल्टन होटल बना रहा हूँ। मतलब आप रोजगार अल्हम्दुलिल्लाह फराहम कर रहे हैं। 15 किस्म के काम उसके अलावा मैं कर रहा हूँ। राइट। तो लेकिन सारे काम पाकिस्तान में कर रहा हूँ। राइट। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई इस पाकिस्तान अगर इस टाइम तकलीफ में है तो इसका क्या मकसद है कि मैंने पाकिस्तान छोड़ के, जैसे बाकी सारे आजकल आसान बात है, जिसको देखो दुबई बैठा हुआ है। पहले दुबई का जनाजा लोग भूल गए, जो लोगों की कब्रें बनी हैं, स्पेशली मेमनों की कब्रें बनी थी, ठीक है ना। सही है। दुबई और अजमान खास तौर पर मेमन का कब्रिस्तान मशहूर था जी। जब लोग वहां पे 3,000 गाड़ियां एयरपोर्ट पर छोड़ के भागे थे, लोगों ने इबरत नहीं ली है उस वक्त से भी, ठीक है। यहाँ पर कम से कम आपके पास अपनी चीजें रही, आपको खुदा न खासा आपने डिफॉल्ट नहीं किया। बहुत सारे लोग उस वक्त के डिफॉल्टर हुए और दोबारा दुबई नहीं जा सकते, बैंक करप्ट हो गए। वो उनके पासपोर्ट ऐसे थे कि वो दोबारा जैसे एंटर होते तो अरेस्ट हो जाते। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं इस इंडस्ट्री में। तो क्या जरूरी है कि आपने इस टाइम चमकती हुई चीज को आपने जाना है और उस चमकती हुई चीज को पकड़ना है अपना मुल्क छोड़कर। मैं ये समझता हूँ और आज आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को, भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान को हमने मिलकर बनाना है। हमें ये पाकिस्तान से इज्जत मिली है। हम अगर चले जाएंगे दूसरे मुल्कों में अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेकर तो इस पाकिस्तान में कौन काम करेगा? जो 30-40 हज़ार रुपए का मुलाजिम है उसको तो बेचारे को नौकरियों से कितने लोगों को निकालेंगे। तो जब बेरोजगारी होगी फिर आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। तो अगर किसी को अपना घर का बच्चा रोएगा जब दूध मांगेगा और उस मर्द के पास नहीं होगी, उसके पास जब पैसे नहीं होंगे तो वो तो जो बेचारा डाकू नहीं भी होगा वो मजबूरन डाकू बनेगा। तो उसके लिए तो देखें यह हुकूमत को सोचना है। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो तमाम वसाइल के साथ तमाम लोगों को जॉब प्रोवाइड करे, इतने वसाइल नहीं होते। तो आपके इल्म के अंदर है कि जो जॉब्स देता है वो प्राइवेट सेक्टर देता है। अब तमाम इंडस्ट्री वाले अगर सोचेंगे कि आज इंडस्ट्री में काम नहीं है तो वो सारे छोड़ के जाना शुरू चले जाएं। हमसे रिलेटेड 72 इंडस्ट्रियां हैं, हम जो बिल्डर्स हैं, हम लोग काम बंद करना शुरू कर दें सारे के सारे तो यकीन करें वो 72 इंडस्ट्रियां भी बंद होना शुरू हो जाएंगी। और लोग अगर सारे के सारे ये सोचना शुरू करेंगे जाना तो ये मुल्क तो रहने के फिर काबिल खुदा ना खास्ता नहीं रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखें ना कि
तो आप रोज खबर अपने चैनल पे चला रहे होते हैं कि आज यहाँ पे डाकू पकड़ लिया, यहाँ पे डाकू मार दिया, आज ये हो गया। तो इस जुल्म को हम सब ने मिलकर खत्म करना और है, हर फर्द को अपनी फर्द को अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं करना है, उसका जुर्म खत्म करना उसका जुर्म खत्म करना है। वो बेचारा मजबूर है वो डाका मारने पे, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। अच्छा हनीफ साहब, मजबूर हो जाते माशाल्लाह हैं। काम तो है, आप ईद की खुशियां हैं, ईद की खुशियों के रंग द मेमन टीवी HD के संग ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और ताउन किया है फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने, हम शुक्रगुजार हैं उनका ताल्लुक भी बिल्डर से है, बिल्डर्स एंड डेवलपर से है। और पिछले साल भी इन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया था, इस साल भी है और इंशाल्लाह आइंदा साल में भी होगा। इंशाल्लाह। ईद को आप लेते हमारे हैं। फॉर्मर चेयरमैन है फयाज फलक खान साहब, Nice, really? हमारे चेयरमैन है, मेरे ग्रुप का सर, पार्ट है, मैंने खाली हिंट दिया तो जाहिर सी बात है ग्रेट मेरे ग्रुप का पार्ट है। है। Nice. और हमारे बहुत अच्छे समझे दोस्त भी हैं जी। फयाज इलियास साहब, उनकी पूरी फैमिली अकील हो गए, सारे हो गए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद 3 दिन गुजारे, दूसरा दिन आपने ससुराल में गुजारा था। मैं ससुराल होता है। पहले दिन इन्होंने कल के प्रोग्राम में कहा कि सेकंड डे ससुराल का होता है, ससुराल तो मैं जो होता भी है, मेरा आपने भी ये ससुराल पूछा ससुराल। सही किया है इन्होंने, मैं सेकंड डे ससुराल का था, आसिफ पहला भाई दिन पूछा मेरा था, था। मैंने उन्हें कहा भाई थर्ड डे हमारा अपना होता है, तो आज मैं इसलिए तुम लोगों के साथ बैठा हूं। तो मैं आप क्या अभी कहेंगे? किसी की अब बहू के ससुराल से, बहू की अच्छा, बेटे के ससुराल से माशा- होता है। तो आप कैसे एक रहे ईद के अच्छे दिन? मतलब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, सोशल लाइफ को भी लेके चलते हैं साथ जी। में और फैमिली लाइफ को भी। जी मैं ये कोशिश मैंने की, ये 3 दिन तो मैं फैमिली की लाइफ गुजारूं पूरी में। ईद कैसे आप मनाते हैं? क्या आपके फैमिली के साथ फैमिली- क्या फैमिली, टोटल स्पेशल फैमिली। क्या पकता है आपके घर में, क्या होता है? पकता तो देखें वही रूटीन की बातें हैं कि वही शीर आपका खुरमा शीर खुरमा वगैरह। पकेगा, खीर हमारा बनेगी, tradition देखें, वो जी। ट्रेडिशनल है, वो बिल्कुल। ट्रेडिशनल चीजें तो सारी की सारी होती हैं। सही। तो ईद का दिन हमारा भी यही ऐसा ही स्टार्ट था। और ईद पे जैसे उन्होंने कहा सोशलाइजेशन, तो गवर्नर साहब ने हमें भी बुलाया हुआ था, 10 से 12 बजे का वाह, गवर्नर साहब का nice. टाइम था। 10 से 12 बजे हम गवर्नर साहब की चले गए थे, गवर्नर साहब से मिले गवर्नर हाउस में, और उसके बाद आके फिर सब लोगों को कॉल्स की लोग, और कब्रिस्तान गवर्नर जैसे साहब सुबह उठ के जाते सही। हैं कब्रिस्तान गए, अपने पेरेंट्स के कब्र पे दुआ की हमने, सोसाइटी कब्रिस्तान, और दिन इस तरह गुजारा। फिर कुछ सो के कुछ आराम करके, और शाम को जो है तो फिर हमें DG रेंजर्स ने बुलाया हुआ था, उनकी सोशलाइजेशन की। जैसे मेरे भाई ने कहा कि हम बहुत सोशल हैं कराची में, मैं यही कह रहा था कि गौहर साहब जो है ना बहुत लाइवली पर्सन भी है। तो वो न्यू ईयर हो, 14 कुछ भी अगस्त हो, वो अपनी जहाँ प्रोग्राम होता है मेगा इवेंट करते हैं वहाँ माशाल्लाह सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो 14 अगस्त का दिन हो, 23 मार्च का दिन हो, बड़ी या बात है न्यू ईयर इन हो, चीज़ों को। या कोई भी बड़ा इवेंट हो, माशाल्लाह बड़े लाइवली पर्सन है और तो- गेट टुगेदर करते हैं, लोगों को गैदर करते हैं कि लोग आएँ और इस खुशियों में शरीक हों। तो ये बहुत इनका अच्छी एक बात है। बड़कपन है और लोगों को इनवाइट करते हैं। तो फर्स्ट डे पूरा फैमिली जी, हमारे पास फैमिली आती है। मेरा घर, क्योंकि मैं अपने घर का बड़ा हूँ, तो मेरे सारे बहन भाई और जितने ख़ानदान के लोग हैं, बच्चे, और वो सारे, वो जो ईदी बटने का सारे बच्चे इंतज़ार करते हैं, तो वो हमने एनवेलप बनाए हुए होते हैं अपने वाह, ख़ानदान के बच्चों के nice. लिए, अपनी भाभीयों के लिए, अपनी बहनों के अच्छा। लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए। तो वो सारे हमारे इंतज़ार करते हैं कि हम मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी हैं। जी जी, मेमना उनका भी जी। सबका हक बनता है जी। अच्छा जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। फर्स्ट डे हम इस तरीके से मनाते हैं, और सेकंड डे यकीन करें फिर वही ससुराल में होता है कि वो ससुराल में उन्होंने होता है। अरेंज किया होता है डिनर सारे का सारा। कराची की लाइफ तो आपको पता है सब शाम ही को शुरू होती है, हम बिल्कुल। कराची वाले सारे हाँ। दिन को सोते ही और शाम हमारी सारी स्पेशली ईद पे यही होता है जी। स्पेशली ऐसी होती है जी जी। नहीं, ये मेमनों ने सारा माहौल कराची का खराब कर दिया है। ये मेमन पूरी रात जागते हैं और इन्होंने हर कौम वालों को जगाना शुरू आप कर लोगों दिया ने है। बैठक खोले और हम लोग वहाँ पे जाके बैठते अब हैं। ये मेमनों ने आते खराब की, हम पठानों ने इनको चाय पिला पिला के पूरी रात जगाते हैं। मतलब आप लोगों ने बैठक खोले और हमने वहाँ बैठक लगा ली। ऐसा ही है जी, जिधर देखिए पठान चाय वाला। नाजरीन, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुफ्तगू बहुत अच्छी हो रही है और ब्रेक भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो स्पॉन्सर हैं हमारे साथ ताउन रखते हैं, उनको भी उनकी तशहीर भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ईद की खुशियों के रंग, दी मेमन टीवी HD के संग। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह मैया दिखड़ोले बरदी ओली
महिया दी घड़ोले भर दी सोनिया दी घड़ोले भर दी महिया दी घड़ोले भर दी सोनिया दी घड़ोले भर दी एक वाला कलू में डर दी एक वाला कलू में डर दी महिया दी घड़ोले आहा आहा महिया दी घड़ोले हक माला महिया दी घड़ोले भर दी हुसैन अली दा छाया ओ हसन हुसैन अली दा छाया ओ बारो मरता सिर ते साया मैं हरदम रब रब कर दी मेरी नस नस रब रब कर दी महिया दी घड़ोली आहा आहा महिया दी घड़ोली हक मौला महिया दी घड़ोली भर दी एक वाला कलू में डर दी एक वाला कलू में डर दी हो अली दम दम अली दम दम अली दम 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 अली दम दम सच्चल सारा नूर इलाही अली बली दे ओ अली वली दे है हमराही मौला सच्चल सारा नूर इलाही अली वली दे है हमराही मेरी नस नस रब रब कर दी मेरी नस नस रब रब कर दी महिया दी घड़ोली आहा आहा महिया दी घड़ोली हक मौला महिया दी घड़ोली भर दी एक वाला कलू में डर दी एक वाला कलू में डर दी महिया दी घड़ोली सोनिया दी घड़ोली महिया दी घड़ोली सोनिया दी घड़ोली महिया दी घड़ोली सोनिया दी घड़ोली अल्लाह मौला क्या बात है, ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद की खुशियों के रंग द मेमन टीवी HD के संग। तो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल गेस्ट की तरफ हम चलते हैं। हनीफ गौहर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, तो भाई इनसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा हमारे शो में आके आपको कैसा लग रहा है? लाइवली फील कर रहे हैं आप? जी हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत और स्पेशल इतने अच्छे गुलकारों के साथ जो क्योंकि आपके इल्म के अंदर है कि जो मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। बिल्कुल। और आई लव म्यूज़िक और इतने अच्छे अच्छे लोगों से आप हमें ये संगीत सुनवा रहे हैं, तो यकीनन ये तो बड़ा लाइवली प्रोग्राम है। आपका कद खुद इतना माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा किया है। जब मैं आपको सुन रहा था थोड़ी देर पहले, तो आपके अंदर एक जो एक एहसास है अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए, और आपकी जो काविशें हैं, अल्लाह ताला आपको और मजीद इज्जत दे। बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी बातें सुन के। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सिंगिंग जो है वो जैसे रूह की ग़िज़ा है, और हर प्रोग्राम जब होता है, कोई भी इवेंट होता है या कोई प्रोग्राम होता है, उसमें मौसीकी बहुत ज़रूरी होती है, वरना बातों ही बातों में जो लोग बोर हो जाते हैं। तो हमारे नाजरीन को हम मज़ू करने के लिए हमने फराज रज़ा हैं इनको बुलाया, और इन्होंने लास्ट ईयर भी हमारा मेगा इवेंट हुआ था, मेमन आइडल हुआ था, और बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा जी। उसमें उन्होंने शिरकत की और 4 चांद लगा दिए। और हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे म्यूजिशियन हैं रिजवान भाई, और रिजवान भाई पिछले साल भी हमारे साथ थे और अच्छा पियानो बजाते हैं, और जब वो पियानो सिर्फ धुन देते हैं तो सुरूर आ जाता है कि कोई ना कोई म्यूजिक हो जाए। गूज़बम्प्स ऑन हो जाते हैं। तो आप कुछ सवाल लीज के बारे में बिल्कुल जी।
तो भाई जाहिर सी बात है बिल्डर है आप, एक सक्सेसफुल, तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे गोहर ग्रुप ऑफ कंपनीज दे रहा है अपनी सर्विसेज, मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं। तो जब कराची एक ऐसा सिटी है कि यहाँ पे बहुत ही कंपटीशन है बिल्डर्स में, और काफ़ी सारे दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं जो कि सक्सेसफुल भी है और कुछ फेक भी है अनफॉर्चुनेटली। तो जब एक लोअर मिडिल क्लास कपल होता है, फैमिली होती है, वो जब एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लेने जाते हैं, डिसाइड करते हैं, तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। तो किस तरीके से वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये लीज प्रोजेक्ट है या नॉन लीज है? गोहर ग्रुप ऑफ कंपनीज को इस लीज और नॉन लीज प्रॉब्लम को लेके क्या क्या मुश्किलात पेश आई? देखें, हमें तो प्रॉब्लम मुश्किलात नहीं होती। आप जो बात कर रही हैं, आप ये मुझसे सवाल करना चाह रही हैं कि जनरल पब्लिक को क्या देखना चाहिए, कि वो प्रोजेक्ट देखना चाहिए कि जो लीज हो सकता है या कि नहीं हो सकता। कैसे फाइंड आउट करें? मैं आपको बता देता हूँ जी। उसका तरीका सबसे पहले ये है कि देखें कि तमाम गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए। हमें जो रेगुलेट करता है, हमारा रेगुलेटर कौन है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अगर हम कंटोनमेंट एरियाज के अलावा काम करते हैं तो वहाँ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमें रेगुलेट करता है। अगर हम क्लिफ्टन में काम करते हैं तो वहाँ पर हमें क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड रेगुलेट करता है, DHA करता है। अगर हम यहाँ पर गुलिस्तान जौहर की साइड करते हैं तो यहाँ हमें फैसल कंटोनमेंट बोर्ड करता है, रेगुलेट करता है। एरिया वाइज डिसाइड है। मरीर के अंदर हम करते हैं तो वहाँ मरीर कंटोनमेंट करता है। मकसद है कि हमने नक्शे वहाँ से पास कराने, हमने तमाम NOCयाँ वहाँ से लेनी है। तो इसी तरह से जो रेगुलेटर है हमेशा उसके पास चेक करना चाहिए, उसकी वेबसाइट पे चेक करना चाहिए कि क्या ये किसी रेगुलेटर से अप्रूव प्रोजेक्ट है। देखें, हम अगर मिसाल के तौर पर हम तारिक रोड पर या कहीं पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या KDA की अथॉरिटी के अंदर है। अब KDA एक अथॉरिटी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है जी, बिल्कुल। अब जब हम रेगुलेटर के पास जाते हैं तो वो रेगुलेटर जो है, जो उसकी तमाम ज़मीन की कानूनी शिकें हैं वो मुकम्मल करवाता है, अप्रूव हो जाती है। वो तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट भेज के, मिसाल अगर रेवेन्यू की लैंड है तो रेवेन्यू से भेजेगा कि आप इस ज़मीन के बारे में तस्दीक करें कि ये ज़मीन ठीक है। जब हमारा कंसर्न डिप्टी कमिश्नर मुख्तार कार, असिस्टेंट कमिश्नर उसकी रिपोर्ट के साथ उसे जब फॉरवर्ड करता है तो हमारी एथेंटिसिटी ठीक होती है कि ये ज़मीन ठीक है। तब बिल्डिंग कंट्रोल उसके ऊपर हमारे लिए नक्शे अप्रूव करता है और फिर हमें उसकी NOC फॉर सेल देता है ताकि हम पब्लिक को सेल कर सकें। तो इसका मकसद है कि सबसे पहले आपने NOC फॉर सेल देखनी है कि किसी प्रोजेक्ट की NOC फॉर सेल मौजूद है। अब जब सेल मौजूद होगी तो इसका मकसद है वो डिपार्टमेंट ने अपना तमाम काम कर लिया जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो KDA का प्लॉट होगा तो वो KDA के पास भेजेंगे, क्योंकि हमेशा लेसर के पास भेजते हैं। लेसर जमीन वाले को कहते हैं, जिसकी जमीन लॉन्ग प्रोसेस बाय द वे। नहीं, आपको लग रहा है ना इजी। लेकिन सबसे पहले अब जहाँ बात है NOC की, तो अगर वो सबसे पहले आबाद में रजिस्टर्ड होगा तो फिर वो NOC की तरफ जाएगा। जी, बिल्डिंग कंट्रोल से तो एक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई हुई है कि आप आबाद के मेंबर के अलावा किसी को NOC ना दें ताकि उसकी जो निटी-ग्रिटीज हैं उसको हम आबाद से चेक कर लें। वो हम आबाद से चेक कर लेते हैं। बाकी आपका एक आम आदमी को चाहिए ये कि वो बिल्डिंग कंट्रोल की NOC चेक करे। जब वो NOC चेक करेगा फिर वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और जहाँ पे लीज की बात है, वही प्रोजेक्ट लीज हो सकता है कि जिसकी अप्रूवल हो, क्योंकि उसका हमें बिल्डिंग बनाने के बाद कंप्लीशन कराना पड़ता है। जब हम उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं बिल्डिंग बनाने के बाद, कानून ये है कि आपका जो रजिस्ट्रार है जहाँ पे लीज होती है, सबसे पहले सब लीज होती है, तो सब लीज उस सूरत में हो सकती है कि जब वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग कंट्रोल से लीज हुआ हो, कंप्लीशन हुआ हुआ उसका, तो इसलिए तब वो जाके हो सकेगी। अब मैं आपको मिसाल ये दूं, हम तो आपको सब रजिस्ट्रार के पास सरकारी दफ्तर में जाके ट्रांसफ़र करके दे सकते हैं, क्योंकि हमने बिल्डिंग कंट्रोल से अप्रूव किया हुआ होता है, हमने बिल्डिंग कंट्रोल से उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया हुआ होता है, तमाम फीसिस पे की भी होती हैं। 18 NOCयाँ चाहिए होती है हमें एक प्रोजेक्ट को करने के लिए। हमने वो 18 सरकारी डिपार्टमेंट से NOCयाँ ली हुई होती हैं, इसलिए हम आपको लीज करके दे सकते हैं। लेकिन अगर वही काम आप जाके बहरिया टाउन में करती हैं तो बहरिया टाउन आपको लीज करके नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी अप्रूवल नहीं है। उसने कभी किसी सरकारी डिपार्टमेंट से आज तक अप्रूवल ही नहीं कराई। वो जब अप्रूवल नहीं कराएगा तो कंप्लीशन नहीं कराएगा। जब कंप्लीशन नहीं होगी तो यहीं पर सिंध गवर्नमेंट का कानून है, कंप्लीशन जब होती है तब उसकी लीज होती है। तो वो सिर्फ बहरिया टाउन जो है अपने ऑफिस के अंदर आपको ट्रांसफर करता रहेगा।
एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट, दूसरे क्लाइंट से तीसरे क्लाइंट। ये बड़ा मेजर इशू है, मेजर इशू है। सरकारी डॉक्यूमेंट आपके पास कोई भी नहीं होगा उसका। एग्जैक्टली। तो एक ही सरकारी डॉक्यूमेंट लीज होता है, जो आपकी बात है। जी बिल्कुल। तो एक ही फ्लैट के 2-2 3-3 ओनर निकल जाते हैं, बेचारा लोअर मिडिल क्लास आदमी जो है वो फिर आप केस नहीं कर सकते ना। आप जब लीज आपके नाम होती है तो अब कम से कम आप लीज जो कैंसिल कर सकता है वो सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है। अच्छा, लीज पे बात निकली है तो लॉ में बीच में आया था कि 2013 से पहले की जो बिल्डिंग्स हैं जिनकी कंप्लीशन नहीं है उनको ये रेगुलराइज करेंगे और लीज करके देंगे। अगर अभी तक नहीं हुई है कुछ ऐसी जो आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें अगर रेगुलाइजेशन हो जाती है जिस पर बैन लगा हुआ है जी, आज तक बैन लगा हुआ है, अगर रेगुलाइजेशन होती है तो रेगुलाइजेशन का मतलब ही है वो इक्वल टू कंप्लीशन है, ठीक है ना। उसके अंदर जितने निटिग्रिटीज थी वो सारी चीजों को रेगुलाइज कर दिया गया, तो वो रेगुलाइजेशन आपकी एक्सेप्ट होती है एज अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सही है। इस वजह से रजिस्ट्रार आपका लीज कर सकता है डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसमें ही एक और क्वेश्चन मैं ऐड करूंगी। जैसे हनीफ साहब जब काफ़ी सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट थे लास्ट 2-3 पास्ट ईयर्स में, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को डिमोलिश करने के भी ऑर्डर्स आए थे, तो मुझे बड़ा फील हुआ कि यार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो सारी ज़िंदगी लगा देती है फ्लैट लेने में, शॉप लेने में, तो भाई उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को डिमोलिश उस टाइम करने के बजाय जब स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं उसका चेक एंड बैलेंस किया जाता। मैडम ये हमारे यहाँ पे अलमिया है, बदकिस्मती है हमारे इदारों की। हमारे इदारे अपना अपना रोल अदा नहीं कर रहे, हमारे काम नहीं कर रहे। हमारे जो सादा जो लोग हैं वो बेचारे कुछ 2 नंबर बिल्डर्स के पास फंस जाते हैं। एग्जैक्टली। इसमें इदारों का भी कसूर है और 2 नंबर बिल्डरों का भी कसूर है, बेचारा फंस जाता है। देखें कि उनका इदारों का इसलिए कसूर है कि जब मैं कोई काम करने जाता हूं, मुझे तो इदारा कोई भी बगैर एनओसी के काम नहीं करने देता, फौरी तौर पे बिल्डिंग पे पहुंच जाता है। exactly. अब जब वो 2 नंबर बिल्डर काम कर रहा है विदाउट एनओसी और लोगों से पैसे ले रहा है तो उसके पास उस वक्त क्यों नहीं गया उसको रोकने के लिए, तो वहां पर इदारे का कसूर आता है। ठीक है, जैसे आप नस्ला टावर की मैं आपको मिसाल दूं तो नस्ला टावर तो सुप्रीम कोर्ट ने गिराया, लेकिन नस्ला टावर ने तो 18 एनओसियां ली हुई थी, 18 एनओसी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसे गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट को ये बहरिया टाउन कभी भी नजर नहीं आया, उसके पास एक एनओसी भी नहीं है, उसके पास एक अप्रूवल भी नहीं है, लेकिन उस तरफ जाएगा कैसे, क्योंकि वहां पर ताकतवर लोग हैं, ताकतवर लोगों के सामने जा नहीं सकते। एक आम आदमी को दबाने के लिए यहाँ पे सब तैयार होते हैं। सही रिहायशी बिल्डिंग जो है वो गिरा दी गई। नस्ला टावर को लेके इतने हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट सामने आए, लोग आपको पता है डेथ हो गई, बेचारे ओनर की भी डेथ हो गई। जी जी, वो लेडी जो लोग वहाँ पर जो लोग रिहाइश पजीर थे उनकी भी डेथ हो गई, और आपके इल्म के अंदर है कि उनको आज तक पैसे नहीं मिल सके, आज तक वो कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब बाकी रेगुलाइज मैडम ये कानून है, रेगुलाइजेशन हो सकती है तो उसको भी कोर्टों को सोचना चाहिए था कि यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, तो आप बिल्डिंग को तोड़ने के बजाय उसको भी प्लेंटी लगा के रेगुलाइज कर देते। एग्जैक्टली, ऑल्टरनेटिव उनको सब्स्टिट्यूट देते। आपको जो जिन अफसरान ने साइन किया, जिन अफसरान ने अप्रूवलें दी, किसी एक अफसर को भी जेल नहीं भेजा गया। बिल्कुल, उन जिन्होंने 18 एनओसियां इशू की थी उनको तो कम से कम जेल भेजना चाहिए था। बिल्कुल, आप ये देखें कि हमारे यहाँ एक एमिनिटी की कमी है सिटी के अंदर। अब इस बात से बात लेके चलूंगा हनी भाई, जो पवेलियन एंड जो पवेलियन गिराया, उसके बराबर में बिल्डिंग जो बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ था, रियाज भाई का जो था वो था, और मतलब एक बंदा बिजनेस कर रहा है, हजारों लोगों करोड़ों रुपए दिए हुए हैं, बिल्डिंग बन चुकी है, आप सडनली गिरा देते हैं। भाई आपको बिल्डिंग बनाने से पहले देखना चाहिए था, एनओसी लेकिन ये तो पूरी कराची का अलमिया है जो आप बात कर रहे हैं। आपकी तो जमीन आप की बात कर रहा हूँ नहीं, मैं तो रियल एस्टेट सेक्टर तो पिसा हुआ इस वक्त। वही तो मैं जो जायज भी लोग हैं, जो देखें जो जायज लोग हैं जिन्होंने जमीनें कई सालों से परचेज की हुई हैं कि वक्त आने के ऊपर मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाऊंगा, लेकिन वो लोगों ने लेकर बैठे हुए, लेकिन जब वो सुबह आते हैं यहाँ पे सिस्टम के नाम पे लोगों ने अपने एक ग्रुप बनाए हुए और वो सिस्टम वाले आके रात को कब्जा करते हैं, उनके साथ पुलिस भी मिली हुई होती है, उनके साथ सरकारी डिपार्टमेंट भी मिले हुए होते हैं, उसे कब्जा करा के और जो ओरिजिनल जो बिल्डर या मालिक होता है वो बाहर हो जाता है, और जो 2 नंबर लोग होते हैं वो कब्जा करके 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स के साथ बना के बैठ जाते हैं। तो यहाँ तो हम इतने हमारी सितम ज़रीफ़ी है, इतने अलमियाज हैं शहर के अंदर काम करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उन तमाम मुश्किलात के बावजूद ये हल नहीं है कि हम शहर और मुल्क को छोड़कर जाएं। ये कराची भी हमारा है और ये मुल्क भी हमारा है पाकिस्तान। हमें अपने मुल्क से और अपने शहर से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। जी नाजरीन, मैं कुछ बोलता हूँ अभी। श्योर। नाजरीन,
गुफ्तगू जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है जब दिल दुखता है। कोई चीज़ आप इतनी मेहनत करके बनाते हैं, सरमाया बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, और आज ऊपर नीचे दोनों प्रोग्राम जो है हमारे साथ बैठे बिल्डर हजरात बैठे और उनसे हमने चीज़ें शेयर की। उन्होंने एक फॉर्मर चेयरमैन बैठे हैं और अभी पहले सिटिंग चेयरमैन आप बैठे हुए थे। तो अब हालात इस तरीके से हैं कि कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत वक्त खुदारा कराची को ओन करें, कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा कराची को ओन करें। कराची जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में भी हैं, हम जो है उसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं हनीफ गौर साहब के। बहुत शुक्रिया। हनीफ गौर साहब हमारे साथ आए, जुड़े और हमें इतनी मैसेज दिए, लोगों को मैसेज दिए। काफी इंफॉर्मेटिव। अली गोडिल के बारे में आप बस आखिरी चंद अल्फाज, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट है। देखें, अली गोडिल की कसीदियत तो मैं प्रोग्राम होने से पहले भी मैं सुना चुका हूँ सर। वो तो आप सुना चुके हैं, लेकिन अभी वो हो गया जो आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले, आज तरक्की माशाल्लाह। देखिए, मैं अली बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं नंबर 1, मैं नंबर 1, मैं नंबर 1। काम नंबर 1 होगा तो आप नंबर 1 कहलाएंगे। देखें, कोई भी काम होता है वो हमेशा छोटे से काम स्टार्ट लिया जाता है जी। हम आज आपके सामने बैठे हैं इस पोजीशन में, अल्हम्दुलिल्लाह। कि आज हमें आप नजर आ रहे हैं कि 40 प्रोजेक्ट किए और आज हम बिलियंस की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने भी बिल्कुल स्टार्ट 0 से किया था। तो मैं समझता ये हूँ कि अली गोडियल ने जो स्टार्ट लिया है, छोटे से स्टार्ट लिया, और जब छोटा से अली गोडियल अभी बहुत यंग है, और जब इंशाल्लाह ताला वो हमारी एज पर पहुंचेगा तो हम अली गोडियल को देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस फील्ड में अली गोडियल बहुत तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। जितनी इंशाल्लाह वो मेहनत कर रहा है और जिस खुलूस के साथ लोग उससे प्यार करते हैं, तो इतनी जल्दी लोगों का प्यार जीतना आसान काम नहीं है जितना अली गोडियल ने इतनी जल्दी ये तमाम कम्युनिटी का प्यार जीता, और ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी का प्यार जीता। तो मैं इनका मुस्तकबिल जो है तो बड़ा रोशन, बड़ा अच्छा देख रहा हूँ इंशाल्लाह। और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला अली गोडियल को मजीद कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात कही। नाज़रीन, हमें इजाज़त लेने का वक्त हो गया। हनीफ गौर साहब अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से आज ईद का दिन, अब 4था दिन दाखिल हो गया, तो मैं इनसे इजाज़त चाहूँगा और हम शुक्रगुजार है कि आए। और लेकिन हमारे जो सिंगर हैं फराज रज़ा, वो कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, और आप कहीं नहीं जा रहे। ब्रेक लेंगे छोटा सा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने घर का ख्वाब तो हर इंसान देखता है, लेकिन ख्वाबों जैसा घर कहाँ मिलता है? और अगर मिलता भी है तो टूल प्लाजा से भी दूर, इतना आगे के ख्वाब ही दम तोड़ जाएं। लेकिन रुकें, आपने ख्वाब देखना बंद नहीं करने, क्योंकि मैं आज आपकी इस मुश्किल को आसान कर दूंगी। मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जहां बुकिंग करवाने से आपके ख्वाब जी उठेंगे। फलक नाज ग्रुप, उनका नया प्रोजेक्ट फलक नाज ग्रीन, जहां मैं आज मौजूद हूँ। तो फिर आए, अंदर चलते हैं। फलक नाज ग्रुप एक जाना माना और काबिल एतबार नाम। इनका हर प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। एमिनिटीज़ ऐसी कि लाइफ स्टाइल ही बदल दें। ये बनाकर देंगे आपको घर आपके ख्वाबों की तरह। फलक नाज ग्रुप अपने बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं फलक नाज ग्रीन, वो भी शहर के बीचों बीच। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन पर वाक़े, शमसी सोसाइटी से मुत्तसिल, जदीद तर्ज तामीर का 4 टावर पर मुश्तमल एक शानदार शाहकार। 3, 4 और 5 कमरों के अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट, जहां अपार्टमेंट की बैल्कनी से हो पूरे शहर का दिलकश नज़ारा। फलक नाज ग्रीन में मौजूद होंगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, स्टाइलिश रिसेप्शन लॉबी, कुशादा कॉरिडोर, 24/7 सिक्योरिटी, कवर्ड कार पार्किंग, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया, कुशादा दुकानें, मस्जिद, फायर फाइटिंग, स्टैंड बाय जनरेटर, 40% ओपन स्पेस। इसके अलावा यहाँ मौजूद है जिम्नेजियम, जॉगिंग ट्रैक, रूफटॉप सिटिंग एरिया, रेस्टोरेंट, और यही नहीं और भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये है फलक नाज ग्रीन।
फलकनाज ग्रीन में जारी है तेज रफ्तार तामीराती काम। सो आए चल के देखते हैं। फलकनाज ग्रीन, न्यू आइडेंटिटी ऑफ शारा फैसल। जदीद और शानदार तर्ज रिहाइश का हामिल, अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग लाइफ स्टाइल, आई स्पेस यू कैन कॉल होम। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन, यहाँ से कुछ भी दूर नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, 24 आवर ट्रांसपोर्ट, गोया पूरा शहर ही नज़रों के सामने और दिल के करीब। फलकनाज ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट विजिट कर लें, मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एहसास इनके हर प्रोजेक्ट में मौजूद है। तो अगर आप भी अपना लाइफ स्टाइल मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप भी बने फलकनाज फैमिली का हिस्सा। फलकनाज ग्रीन। तो व्यूवर्स, कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? अगर आप में से किसी को भी अपार्टमेंट बुक करवाना है तो बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। फलक मार्केटिंग। फलकनाज ग्रुप का एक और शानदार जदीद गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट फलकनाज 1 मलिर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 की प्राइम लोकेशन पर अस्करी 5 के बिल मुकाबिल 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, कमर्शियल एरिया, शॉप्स और शोरूम्स। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए फलक मार्केटिंग। 28 अप्रैल बरोज इतवार को होने जा रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। मेगा पर्ल स्पॉन्सर्ड बाय फलकनाज ग्रुप, एक जबरदस्त इवेंट जहां पर होगी आप सबके लिए हाई टी और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। तो आना ना भूलिएगा। फॉर डिटेल कॉन्टैक्ट फलक मार्केटिंग। फलकनाज ग्रुप की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक।